नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं और सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, कैबिनेट में सब ठीक है, मंत्री सारे ठीक हैं? आपके चेहरे की मुस्कान मुझे बहुत उम्मीदें दे रही है, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुख से। एकदम एकदम दुरुस्त हैं। जी, और सारे मंत्रिमंडल के सहयोगी, केवल महाराज जी थोड़ा प्रभावित हुए हैं संक्रमण से। बाकी सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं। जो अधिकारी भी हमारी मीटिंग में थे, सभी पूरी तरह स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। परमात्मा से भी यही प्रार्थना है। जी। सर, एक चीज जो लगातार हमें देखने को मिली है कि उत्तराखंड सरकार कैसे जो डबलिंग के रेट्स थे उसमें देश की तुलना में जो वहाँ रेट्स हैं उस लिहाज से आप लोगों का काम बहुत बढ़िया रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो दूसरे राज्यों से जिस तरह से लोगों को लाया गया है वो भी एक आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग उसमें भी बहुत सफल रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि त्रिवेंद्र सरकार चुनौतियों को किस तरह से देख रही है? क्या आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो सारी चीजें इसमें तो हम कहीं ना कहीं हम इसमें सही रहे, हमारा काम बेहतर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं इस वक्त पे? नहीं, देखिए, राज्य में जब तक हमारे जो प्रवासी भाई बहन हैं वो नहीं आए थे, तब तक अगर आप देखें तो उत्तराखंड राज्य देश के शीर्ष राज्यों में उसका अपना स्थान था कोविड को रोक पाने में। बिल्कुल। और जो लोग हमने यहाँ से भेजे हैं, अभी हम्म। तक किसी भी राज्य से ये खबर नहीं है कि उत्तराखंड से लोग वहां पर लाखों की संख्या में गए लेकिन कोई भी कोविड पॉजिटिव पाया गया, ऐसा एक भी केस सामने नहीं आया है। जहां तक आज की हालात है, इस हालात से हम इसकी हमको अपेक्षा थी पहले से। जब हम्म। हमने निर्णय किया कि हम अपने सभी भाई बहनों को वापस लाएंगे, तो हमने इसकी कल्पना की थी कि ये हालात हो सकते हैं और हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम हमें पहले से अपेक्षा थी, इसलिए हम लोग उसको कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानते। हमने हम्म। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने की हैं। हमने कोविड केयर सेंटर की 15,000 बेड की व्यवस्था की है। हमारे पास आज आईसीयू हैं, हमारे पास वेंटिलेटर हैं, बाईपैप हैं और आइसोलेशन वार्ड हैं। क्वारंटीन के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है। तो अगर बिल्कुल। हम ये देखें कि हमने जो आशंका हमको थी, उस दृष्टि से हमारी तैयारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हालात हैं आज, ये हालात बहुत जल्दी ठीक भी होंगे। हमने तमाम जो हमारे जिलों के अधिकारी हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उन सबको उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और बड़ी शिद्दत के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है अपनी टीम के ऊपर, ये टीम इस संकट से निकालकर बाहर लाएगी। सर, यही यही मैं आपसे समझना चाह रहा था। जो आपने जिला अधिकारियों की बात की, जो आपने फ्रंट वॉरियर्स की बात की, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे कई कई जगह बात हो रही है, कई अधिकारियों से बात हो रही है, प्रदेश के अलग अलग जिलों में बात हो रही है। कह रहे हैं सब, हर किसी का ये कहना है कि बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं और बहुत विस्तार में चर्चा होती है। ऐसे नहीं कि बस सिर्फ काम जान लिया कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। बहुत विस्तार में चर्चा हो रही है, घंटों की मीटिंग हो रही है। ये सुनने में आया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक लीडर के तौर पर, क्योंकि हर कोई इस वक्त पे आपको लीडर देख रहा है, प्लस जो दिल्ली से निर्देश आया है वो ये कि आत्मनिर्भर, ये जो एक शब्द है सर, इसको आप किस तरह से कन्वे कर रहे हैं पूरे प्रदेश की जनता को, जिला अधिकारियों के जरिए, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के जरिए? क्योंकि आपकी तरफ से लगातार संदेश जाना और आपकी तरफ से इस वक्त में लगातार सकारात्मक संदेश जाए, इसकी बहुत जरूरत है प्रदेश को। देखिए, जब ये महामारी घोषित किया गया कोविड को, तो महामारी का मतलब ये होता है कि तमाम तरह का जो जीवन है, जनजीवन है, जो हमको दिखाई दे रहा है, जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, जो आज हमको दिखाई दे रहा है, कल परसों यानी कि आगे चलकर उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, उसकी कल्पना एक स्वाभाविक बात है कि किस तरह से वो जनजीवन को प्रभावित करेगी। हम्म। और हमने ये मानकर कि ये समस्या बहुत जल्दी निपटने वाली नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कोविड के साथ जीने की तैयारी करनी चाहिए। और हम्म। तमाम जो विशेषज्ञ हैं, बिल्कुल सर, डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी ये कहा गया है। तमाम विशेषज्ञों के द्वारा, कि हमको जी। उसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और एक समानांतर दूरी के साथ में, जैसे दो जी। रेल की पटरियां होती हैं
या नदी के दो किनारे होते हैं, वो साथ साथ चलते हैं लेकिन मिलते नहीं है। मिलेंगे बहुत तो बहुत दुर्घटना हो जाएगी, मिलेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। जी इसी तरह से ये वायरस है, कोरोना वायरस है, और मानव का जीवन है। तो ये साथ साथ चलना पड़ेगा, लेकिन बराबर की डिस्टेंस बनाकर हमको चलना पड़ेगा, तो हम सुरक्षित रहेंगे। और इसलिए सबसे पहली जो आवश्यकता होगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्था की कि 3 महीने का निःशुल्क गरीबों के लिए राशन, जो दिव्यांगजन हैं, अन्य जो विधवा महिलाएं हैं, और तमाम जो ओल्ड एज जो लोग हैं, उनके लिए 3 महीने का पहले उनको पेंशन दे दिया गया, ताकि वो अपनी जरूरत की आवश्यकताओं को समय पर खरीद सकें, उनको एकत्रित कर सकें। जो लोग राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों के लिए 5 किलो पर यूनिट चावल या गेहूं या दोनों, और दाल, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कल्याण कोष के माध्यम से, गरीब कल्याण कोष की का जो पैकेज दिया, उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। और तमाम ऐसी जो समाज का, चाहे किसान है, हमारी उज्ज्वला से जुड़ी हुई बहनें हैं, जो भी कमजोर तबका है समाज का, उसके लिए उन्होंने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की। हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो बीमारी है, जो महामारी है, ये थोड़ा लंबे समय तक जब प्रभावित करके रखेगी, तो बहुत जरूरी है कि हमारा जो उदर पूर्ति के लिए एक खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में हो, और वो खाद्यान्न हमारा जो ग्राम देवता है, हमारा जो किसान है, वही उसकी आपूर्ति कर सकता है। और मैंने अपने शुरू के इंटरव्यू में कहा था, मैंने किसी चैनल को कहा था कि देखिए, मुझे अपने किसान पर पूरा भरोसा है, ये देश कभी भूखा नहीं रहेगा, ये देश के वासी कभी भूखा नहीं सोएंगे, ये मैंने अपने किसान के ऊपर विश्वास करके कहा। और आज हमारे पास भंडार है। मुझे लगता है कि जो हमने फोकस किया है, और हमने एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य में लागू की, हमने मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, ये राज्य की कृषि विकास योजना हमने राज्य में हम लाए, ग्रोथ सेंटर, रूरल ग्रोथ सेंटर, यानी कि हमारे आसपास जो हमारे खेतों में परंपरागत रूप से उत्पादित हो रहा है, उसको वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। हमारे पास जंगलों में एक एक तरह की वनस्पतियां हैं, फल हैं, फूल हैं, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। और आज जब एक ही बात डॉक्टर्स कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इम्यूनिटी ये बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। पहाड़ का आदमी, उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ का आदमी खूब पैदल चलता है, उसकी एक्सरसाइज काफी हो जाती है, लेकिन उससे बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो उत्पाद हैं उनको हम इस्तेमाल करें और उसको हम मार्केटिंग करें। वो हमारे पास है, देश के कुछ ही राज्यों के पास ये धरोहर है जो नेचर ने हमको दिया है। और इसलिए हमने फोकस किया है कृषि और कृषि पर जुड़े हुए, कृषि पर आधारित तमाम काम, चाहे मछली पालन है, बकरी पालन है, आपका शहद का है, भेड़ पालन है, भेड़ से ऊल का उत्पादन है, ये तमाम जो क्षेत्र हैं उस पर हमने फोकस किया। और उसके लिए हमने एक बड़ी योजना, उसमें 5 लाख लोग रोजगार पा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हमने की है। और मैं समझता हूं कि इस महामारी के दौर में, जब हमको लगता है कि पर्यटन अभी जल्दी खुलने वाला नहीं है, तमाम तरह की इंडस्ट्री अभी प्रभावित है, लेबर अपने अपने घरों को भाग गई है, तो ऐसे में कृषि वाला क्षेत्र एक ऐसा है कि जो लोगों को इंगेज भी रखेगा, लोगों के मन मस्तिष्क को भी ठीक रहेगा, और उनकी जो जरूरी आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी करेगा। मैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर आऊंगा, निश्चित तौर पर आऊंगा। मैं आपको हल्का सा कैलेंडर में पीछे ले जाना चाह रहा हूँ। ये तारीख है 4 मार्च की। 4 मार्च की तारीख को आप जो है गैरसैंण को वो तोहफा देते हैं, पूरे पहाड़ को वो तोहफा देते हैं, जो मैं सीधे तौर पर कहूं तो जिसकी हिम्मत पूर्व में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। और आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको घोषित किया, वो बहुत बड़ा कदम था, हर जगह चर्चा हुई। आपने उसके पीछे वजह भी बताई कि मैंने किसी को नहीं बताया था, मैं सोच रहा था सुबह से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये निश्चित तौर पर बड़ा कदम है और अच्छा कदम है, हर तरफ इसकी चर्चा हुई है। यहाँ तक जहां हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी जो प्रवासी उत्तराखंडी है वो लोग भी इसकी चर्चा कर रहे थे। मेरे को एक जो सवाल आपसे करना है वो ये कि बातें इसको लेकर बहुत हुई है, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को कोई इसको लेकर के कोई खाका दिखाना चाहेंगे, कोई ब्लूप्रिंट बताना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे करके अब हम जो है स्थायी राजधानी की तरफ बढ़ने वाले हैं गैरसैंण में? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये 2 राजधानी का कॉन्सेप्ट तो मतलब हिमाचल में भी था, लेकिन वो धर्मशाला
कोई चर्चा नहीं करता है उसकी। जम्मू कश्मीर अब खत्म ही हो गया है, नॉर्थ ईस्ट का कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि अब विजन क्या है त्रिवेंद्र सरकार का गैरसैंण को लेकर। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात अगर हम करें, श्रीनगर की अगर हम बात करें, तो एक वो बिल्कुल भिन्न परिस्थितियां हम्म। वहाँ की हैं। हम्म। और जब हिमाचल राज्य बना, उस समय शिमला की स्थिति क्या थी, धर्मशाला की स्थिति क्या थी, वो बिल्कुल अलग हालात थे। जी। और जम्मू कश्मीर का तो बात ही कुछ और है। बिल्कुल। लेकिन उत्तराखंड की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। हम्म। और हमारा ये मानना है कि कोई भी काम, बड़े काम जब किए जाते हैं, तो सीढ़ी दर सीढ़ी उस पर आगे बढ़ा जाता है। सीढ़ी दर सीढ़ी उस पर आगे बढ़ा जाता है। बस पीछे नहीं खिसकना है, आगे बढ़ना है। और इस कोई। दृष्टि से हमने हम्म। ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण की घोषणा की है। कोविड की वजह से कुछ बाधा हुई है। हम्म। हमारी इसके लिए प्लानिंग है पूरी, कि उसको किस ढंग से उसको विकसित किया जाएगा। और आज देखिए, मैंने जब कहा कि हम शिमला की बात करते हैं, हम कश्मीर की बात करते हैं, बिल्कुल भिन्न स्थिति। जब उत्तराखंड राज्य बना, तब बिल्कुल भिन्न स्थिति थी। किसी बिल्कुल। को परिकल्पना नहीं थी कि रेल लाइन भी बद्रीनाथ जाएगी। किसी को ये परिकल्पना नहीं थी कि ऑल वेदर रोड उत्तराखंड में बनेगी। बिल्कुल। बिल्कुल। आज जब हम ऋषिकेश से हमको अगर गैरसैंण जाना है, और ऑल वेदर रोड बन जाने के बाद आधा टाइम में हम गैरसैंण पहुंच जाएंगे। आज गौचर में हवाई सेवा शुरू हो गई है। गैरसैंण में हमने हेलीपैड के लिए पैसा स्वीकृत किया है। वहां पर बहुत जल्दी हेलीपैड के टेंडर हो जाएंगे। हेलीपैड वहां पर बनना प्रारंभ हो जाएगा। और कर्णप्रयाग से गैरसैंण, गैरसैंण से चौखुटिया, गैरसैंण से दोराहाट, गैरसैंण से बागेश्वर, ये मोटर मार्ग बढ़िया बने, अच्छे मार्ग बने, लोग आराम से वहां पर और कम समय में वहां पर सुरक्षित रूप से पहुंच सके, उसकी भविष्य की प्लानिंग है। थोड़ा बाधा हुई है। हम लोग अब तक शायद काफी कुछ प्लान कर लेते। और हमने ये भी कहा है कि हमारी जो विधानसभा गैरसैंण होगी, ये ई विधानसभा होगी। क्योंकि कई सवाल जो लोग उठाते हैं और जो विद्वान लोग उठाते हैं, उनका यह कहना है कि जब जम्मू से श्रीनगर राजधानी आती थी, तो 20 दिन पहले से फाइल बननी शुरू हो जाती है, और जब जाती हैं तो 20 दिन बाद पहुंचती हैं। सत्र जितने दिन रहेगा जम्मू में, वो अलग टाइम है। यानी कि लगभग उनका कहना था कि 2 महीना ऐसे ही खराब हो जाता है। जी। और 200 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। अभी 200 करोड़ रुपए खर्चा आता है, अनुमान है, लोगों ने जो मुझे बताया है, जो जानकार लोग हैं, जो मुझे उन्होंने बताया दिल्ली से। ठीक है। हम, हमारी विधानसभा ये नहीं होगी कि हम उसको यहाँ से पूरा ट्रकों में लदकर फाइलें जा रही हैं। हम उसको ई विधानसभा बनाएंगे। हम यहाँ से खाली हाथ जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, और वहां पर जाकर के हमारी विधानसभा होगी। और उस ओर हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अभी हमने देहरादून की विधानसभा में हमारे 16 डिपार्टमेंट ये ई ऑफिस हो गए हैं। हमारी हमारी जो कैबिनेट है, वो ई कैबिनेट हो गई है। तो हम उसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, और ताकि जो सरकार का प्रदेश की जनता पर बोझ भी ना पड़े, और जो प्रदेश की जनता की भावनाएं हैं, उसका भी सम्मान हो सके। सर, क्या आप इसे एक तरह भी देख रहे हैं? क्योंकि मैंने ये गैरसैंण वाला सवाल इसीलिए पहले पूछा, और मैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर अब आना चाहता हूँ कि एक सिल्वर लाइनिंग भी होती है। जब सिक्का उछलता है तो दोनों उसके पहलू होते हैं। ये कोरोना का दौर ऐसा दौर है जब उत्तराखंड को अपने लोग वापस मिल रहे हैं। प्रवासी जो है, कुछ लोग हैं, जैसे मैं ऋषिकेश से हूँ, और अभी मुझे कोरोना हुआ था 18 तारीख को, मैं पॉजिटिव आया था, 3 टेस्ट मेरे पॉजिटिव आए, फिर मैं 28 तारीख को नेगेटिव आ गया, और अब मैं होम क्वारंटीन में हूँ। तो कुछ लोग मजबूरी की वजह से रुके हुए हैं, कुछ लोग जिम्मेदारी की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन अधिकतर, मेरे को जो आंकड़ा मिला है, वो 2 लाख के करीब लोग उत्तराखंड वापस पहुंच चुके हैं, ऐसा आंकड़ा मेरे पास है। तो ये जो अब लोग वापस आ रहे हैं, क्या अब आप ये समझ रहे हैं कि इन लोगों को मैं वापस नहीं जाने दूंगा? मेरे पास प्लानिंग है पूरी की पूरी, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे खेती के जरिए मैंने रोकूं, चाहे जो आपने सारी बातें बताई कि दुग्ध पालन हो गया, डेयरी हो गया, या सिंचाई का जो काम हो गया,
इसको क्या आप एक मौके की तरह देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक मौका है अपने लोगों को अपनी जगह पर रोकने का, गैरसैंण को अगर मैं डेवलप करता हूं तो वहां पर जो है लोग रुकेंगे, वहां पर इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आ सकती है, ये एक गोल्डन मोमेंट है, अपॉर्चुनिटी है जो शायद पहले किसी को नहीं मिली, आपके पास है ये मौका। देखिए, अपना घर सबको अच्छा लगता है, हम्म। और कई बार मजबूरी भी होती है, मजबूरी में भी हम लोग जाते हैं, ठीक। और कई बार हम अच्छा पाने के लिए भी जाते हैं। हम्म। दोनों तरह की चीजें हैं। बिल्कुल। अगर स्वेच्छा से कोई जाता है, अच्छा प्राप्त करने के लोग दुनिया के कोनों कोनों पर जा रहे हैं, तो मैं हम्म। समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी ठीक। बात है। ठीक है। और ये मनुष्य का स्वभाव भी रहा है, प्राचीन काल से स्वभाव रहा है कि वो माइग्रेट करता रहा, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, जहां उसको अच्छा लगा वहां जाता रहा। तो ये मनुष्य की प्रकृति का भी एक हिस्सा है, और इसलिए मैंने कहा कि उसको मैं खराब नहीं मानता हूं। लेकिन हाँ, हम्म। जो लोग मजबूरी में जा रहे हैं, हम्म। जो लोग मजबूरी में जा रहे हैं वो न जाए। हम लोग दो दृष्टि से सोचते हैं, और दूसरा ये है कि, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि हमारा राज्य ये सीमांत राज्य है, हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, और हमारी सीमाएं संवेदनशील हैं। इन संवेदनशील सीमाओं में स्थानीय लोगों का रहना बहुत जरूरी है, या बिल्कुल। हम ये कहें कि यहाँ पर पलायन न हो, ये हर सरकार की चिंता होनी चाहिए। और हम्म। हमने राज्य में एक इसी वर्ष हमने निर्णय लिया है सीमांत क्षेत्र विकास निधि का, जी। कि जो हमारे सीमांत क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हम कुछ विशेष योजना उनके लिए हम चलाएंगे, ताकि लोग वहां से पलायन न करें। अब हम्म। जो लोग अभी आज वापस आए हैं, इन 15-20 दिन में, 1-1.5 महीने में जो लोग वापस आए हैं, ये जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसमें ये लोग भी सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। हम जानते हैं कि हमारे काफी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं कि जो हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में हैं, हाँ। और बिल्कुल। आज सबसे ज्यादा अगर कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो यही क्षेत्र हम्म। प्रभावित हुआ है सबसे जी। ज्यादा। जी। होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, तमाम तरह की दिक्कतें, कब खुलेंगे, कितनी मात्रा में खुलेंगे, कितने लोग वहां पर उपभोक्ता के रूप में जाएंगे, ये एक इस पर अभी सवाल खड़े हैं। कब तक हालात सामान्य, कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि सारा डायनामिक है मामला। बिल्कुल और सर। बिल्कुल इसलिए सर। हमने जो भी योजना यहाँ पर दी है उसमें इन्हीं परिस्थितियों को देखते दी हुई है, अपने पहाड़ के हालात को देखते हुए दी है। अगर आप देखेंगे कि हरिद्वार से वापसी हरिद्वार के लिए बहुत कम लोगों की हुई है। हम्म। अगर देहरादून में वापसी हुई है तो देहरादून मैदानी भाग के लिए कम है, बल्कि जो पहाड़ी हिस्सा है देहरादून का, वहां जी। के लिए ज्यादा वापसी हुई है। ऐसे हम्म। पूरे प्रांत की स्थिति, और अधिसंख्य लोग, सर्वाधिक लोग अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में जी। वापस आए हैं, जिनकी संख्या जी। लाखों में दोनों मिला करके। तो ये हमारी जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, या मजबूरी में जो लोग वापस आए हैं, ये उसकी हालात है। और इसलिए हमने पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि हमारे बहुत छोटे छोटे खेत है, हमारे छोटे छोटे घर हैं, हमारे यहाँ जो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो उसके लिए हमारे पास कोई बहुत विस्तृत बड़ा भूभाग नहीं है। तो जी। हमने उसी हिसाब से योजनाएं बनाई हैं। जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री है, हम आराम हम्म। से कर सकते हैं। हम बकरी पालन हम बहुत आराम से कर सकते हैं। हम जो हमारे यहाँ जो उत्पाद हैं उनकी फूड प्रोसेसिंग हम इजीली कर सकते हैं। हम डेयरी का काम बड़ा इजीली कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं, एक बहुत आपको अच्छा लगेगा कि जो हमारी पहाड़ी गाय है, उसको हमने नाम दिया है बद्री गाय। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पहाड़ी हमारी छोटी सी गाय वो सामने आ जाएगी। जी। और इसका हमने, इसका जो A2 मिल्क है इसका, आज हम 900 रुपए किलो इसका घी बेच रहे हैं अच्छा। कर्नाटक को। और कर्नाटक उसमें 1500 रुपए बेच रहा है, कोई उसको 2000 रुपए बेच रहा है। जैसे अभी हमने उस पर एक फार्म हमने नरियाल गांव चंपावत में बनाया, जिसमें अपनी इस ब्रीड को हम डेवलप कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। ये हमारे गांव के लिए, हमारी गांव की आर्थिकी के लिए आधार बनेगा। मेरिनो भेड़ हम लाए अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से, जी। और 240 के करीब भेड़ लाए हम। हमारी जो भेड़ है वो 300-400 ग्राम ऊल उस पर साल भर में निकलता है। जी। इसका जो ऊल है वो लगभग 5-6 किलो इस पर ऊल सालाना निकलता है।
अच्छा। और भेड़ की तंदुरुस्ती भी बहुत अच्छी है। और हमारे यहाँ आप आश्चर्य करेंगे, अभी पहली उसकी शेयरिंग हुई है, अभी हफ्ता 10 दिन पहले। वो क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया में है, वही क्वालिटी यहाँ पर भी है। अच्छा। उसकी थिकनेस, उसकी लेंथ, उसकी जो फाइननेस जो उसमें है, वो सब ऑस्ट्रेलिया का एकदम डिटो है कहना चाहिए। वो हम यहाँ पर लाए हैं। तो इन चीजों से हम बहुत अच्छी इनकम हम लोग कर सकते हैं। कोल्ड वाटर फिशरीज है, जो ट्राउट है, गोल्डन ट्राउट है, सबसे महंगी मछली है और केवल उस पहाड़ों में ही हो सकती है, जहाँ पर ठंडा पानी है। ये कहना चाहिए कि हमारे जो ग्लेशियर हैं उनसे निकला हुआ पानी है, और वो हमारे यहाँ उपलब्ध हो, उसमें हमारी एकाधिकार हो सकता है। तो फिर ऐसी चीजों को इसमें रखा है कि ताकि लोग इसको करें और उसके लिए मार्केट भी उपलब्ध रहे। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें, हमारी परिकल्पना ये है कि भविष्य में हम हिमालयन ब्रांड करके और देश में अपने उत्पादों को मार्केटिंग कर सकते हैं। टफ डिसीजन मेकर की आपकी छवि रही है। आपने, चाहे मैंने गैरसैंण का मुद्दा बताऊं, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा बताऊं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कोई ढंग से बात भी नहीं करता था। आपने इन पर फैसले लिए। मैं ये चाहता हूं सर, जानना चाहता हूं कि क्या अब सरकार ये भी सोच रही है कि राज्य में जो खास तौर पे हेल्थ सेक्टर है, उस पे अब आप निश्चित तौर पर, आपके पहले भी नजर रही होगी, लेकिन अब जो है आप हर चीज बहुत बारीकी से देख रहे होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब हेल्थ सेक्टर पर उत्तराखंड को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और आगे आने वाले समय में इसको आपकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी जो लिस्ट होगी, अगर कोविड नहीं होता तो निश्चित तौर पर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कई और चीजें होती जो अभी भी होंगी, लेकिन कोरोना के आने के बाद कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर अब हर किसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। आप किस तरह से देख रहे हैं सर इस चीज को? निश्चित रूप से कोविड ने बहुत चेताया है, बहुत ज्यादा जागरूक किया है। और हमने इस दौरान तमाम सुधार अपने स्वास्थ्य विभाग की नीतिगत निर्णय लिए हैं जी। और जब हमने 3 साल 3.5 साल पहले ये सरकार बनी थी, तो आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहाँ लगभग 2750 पोस्ट हैं, उनमें केवल 1100 से भी कम डॉक्टर हमारे यहाँ थे। आज तक हमारे पास 2400 के करीब डॉक्टर हैं जी। और इस कोविड के दौरान हमने 400 नए डॉक्टरों की भर्ती हमने इस दौरान की है जी। तो पैरा मेडिकल स्टाफ है, उसकी भी हमने भर्ती की है। हमने आज हमारे प्रत्येक जिले में आईसीयू हैं, हमारे पास वेंटिलेटर हैं, जो कि हमारे पास एक भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास नहीं था। हमने उसकी पूरी व्यवस्था की है। इस दौरान हमारे 3 मेडिकल कॉलेज, जिनका पैसा भी हमारे पास आ गया है, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर जिले में, हरिद्वार में और तीसरा पिथौरागढ़ में, ये 3 मेडिकल कॉलेज हमारे स्वीकृत हो गए और उनके लिए हमने पैसा भी दे दिया है। हल्द्वानी में हमारा कैंसर हॉस्पिटल के लिए, देहरादून में एक सुपर स्पेशलिटी जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, उसके लिए हमारे पास पैसा भी आ गया है। ऐसे हरिद्वार में भी हमने 100 बेड बढ़ाए हैं। ऐसे हर जिले में हमने नर्सिंग कॉलेज, डॉक्टर के लिए ट्रांजिट हॉस्टल, ये सब हम लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जो डॉक्टर्स हमारे आते हैं, अगर उनके लिए ठीक से रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में निकल जाते हैं। बिल्कुल। ये हमने उनको रोकने के लिए हमने व्यवस्था की है। अभी हम और कुछ भी हमारे मन में है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहां पर फैकल्टी कैसे रुक सकती है, अच्छी फैकल्टी, उसके लिए भी हम बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, ताकि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो और बेहतर से बेहतर हो सकें। आपको आश्चर्य होगा कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हो चाहे देहरादून का मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर परमानेंट फैकल्टी नहीं थी, कभी इसकी चिंता ही नहीं हुई। जी जी। अभी वहां पर कोई अगर लेक्चरर भर्ती होता है श्रीनगर में, तो वो बीच की पोस्ट ही वहां पर क्रिएट नहीं की गई, और वो रीडर नहीं बन सकता, और रीडर जब तक नहीं बनेगा वो प्रोफेसर बन नहीं सकता, तो फिर क्यों वहां पर कोई टिकेगा। तो इस तरह की जो चीजें अभी सामने आई हैं उनको हम सुधार कर रहे हैं। बाकी हमने तमाम अभी इन 3-4 दिनों में ही लगभग 350 करोड़ रुपया हमने मेडिकल सेक्टर को रिलीज किया है। 3-4 दिन की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारा पूरा फोकस है, और मैंने तो स्वयं इस पीड़ा को झेला है। गांव में रहा हूं और अपने परिवार में मैंने इस चीज को
स्वयं मैं कह सकता हूं कि मैंने भुगता है। और इसलिए हमने चाहे अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हम लाए होंगे कि हमने प्रत्येक उत्तराखंडी को 5 लाख का हेल्थ कवरेज दिया है। ये तमाम जो पीड़ाएं हमने झेली हैं, जो हमने स्वयं जिनको भुगता है, शायद स्वास्थ्य विभाग मैंने अपने पास इसीलिए रखा कि ये स्वास्थ्य विभाग मेरी निगरानी में रहेगा तो मैं इसको ज्यादा फोकस कर पाऊंगा और सर अधिकारियों को सर जी एक आखिरी सवाल बस आपसे। जी आखिरी सवाल ये है सर कि अब आने वाले जो निश्चित तौर पर आपके 3 साल रहे, 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, और मैं उस दौरान भी 3 साल पहले भी वहां पे मौजूद था जब आपने शपथ ली, मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था उत्तराखंड सदन में। उसके बाद से मैं अगर आज पहुंच जाऊं और अब आने वाले 2 साल से ये बस आपसे जानना चाहता हूं कि कोविड को अगर मैं एक तरफ रख दूं तो त्रिवेंद्र रावत सरकार की आने वाले 2 सालों में प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है सर, प्राथमिकता में क्या है? देखिए, हमारी प्राथमिकता में हमारा युवा है। जी और हमने ये घोषणा किया था कि हम इस वर्ष को रोजगार वर्ष के रूप में हम मनाएंगे, और हमने तमाम जो भर्तियां हैं वो भी शुरू किया था। और जो ये तमाम जो योजनाएं आज हमने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये सब योजनाएं उसी में से थी कि भाई हम यूथ को कैसे उनके आय के साधन बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे हम रोजगार दे सकते हैं, स्वरोजगार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। यही हमारा विशेष फोकस था, जिस पर कहना चाहिए। परिस्थितियां थोड़ा बदल गई, नई चुनौती सामने आई है, लेकिन हाँ, अब भी हमारा जो ध्यान होगा वो युवाओं की तरफ होगा, युवाओं के कल्याण की तरफ होगा। उसके लिए चाहे शैक्षिक सुधार हो, उसके लिए चाहे उनके लिए कुछ प्रशिक्षण के कार्यक्रम हो, चाहे उनके लिए तमाम तरह की लोनिंग फंडिंग की व्यवस्था हो, वो हम सब लोग वो उस पर हमारा फोकस रहेगा। ये जो 1 डेढ़ वर्ष अब हमारे पास बचा है, अभी कोविड क्या कराता है अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी सोच तो यही है कि हम अपने युवाओं के लिए, अपने बेरोजगार नौजवानों के लिए हम जी जान से हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे। जाते जाते आप कुछ कहना चाहें प्रदेश की जनता के लिए? और उस पर ये और जोड़ दूं कि बस बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट ये लोग बहुत पूछ रहे हैं। मैंने जब डाला ये पोस्ट की सीएम सर के साथ बात होनी है तो लोगों ने ये जानने की बड़ी इच्छा जताई, और पूरे देखिए, देश से। वहाँ का जो हमारा पुरोहित समाज है जी वो थोड़ा भयभीत है अभी, जी और इसलिए हमने कहा कि हम उनसे परामर्श करके ही इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन हाँ, जी मेरी जरूर ये इच्छा है कि हमको देव दर्शन, क्योंकि हमको देवताओं देवभूमि है ये, और देवताओं के आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग उनके पास जाते हैं, तो हम सीमित मात्रा में हो, लेकिन मैं इस व्यक्तिगत रूप से इस यात्रा को सीमित मात्रा में खोलने का पक्षधर हूँ। कुछ अधिकारियों का कहना है, कुछ पब्लिक के लोगों का कहना है कि अगर हमने बद्रीनाथ जी में 2000 लोगों को अगर परमिट किया तो दिन में हम 2000 लोगों को परमिट करें, और उसी तरह से केदारनाथ जी के लिए सीमित मात्रा में। लेकिन केदारनाथ में थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है और सामान नीचे से ऊपर ले जाना होता है, तो कई तरह की दिक्कतें हैं, तो वहाँ के लिए थोड़ा भिन्न परिस्थितियां हैं। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि लोग जल्दी वहाँ पर देवताओं के दर्शन कर सकें, उनसे आशीर्वाद ले सकें। अंतिम बात मैं अपने प्रदेशवासियों से कहना चाहूंगा, और जो जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, कृपया कोरोना से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भयभीत ना हो। 99% लोग ठीक हुए हैं उत्तराखंड में, लोग ठीक हो रहे हैं। 3 चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात कि हम साबुन से अपने हाथ बार बार धोते रहें, जी मास्क हम लगा के रखें, आंखों पर हम चश्मा पहनकर रख सकते हैं तो चश्मा पहनकर हम आंखों पर रहें, और डिस्टेंस बनाकर चलें। ये जी सर। डिस्टेंस हमको बचा सकती है। देखिए, जापान है, स्वीडन है, जर्मनी है, इन देशों ने अपने आप को बचाया है सोशल डिस्टेंस के आधार पर। अगर हम 3 4 भी बातों को अगर हम ध्यान दे दें, और विशेषकर 3 बात, सोशल डिस्टेंस, मास्क लगाना या फेस को कपड़े से ढकना, और चश्मा पहनना। बार बार अपने हाथ धोना। कोरोना का इलाज, कोविड का इलाज, ये हम घर पर रहकर भी कर सकते हैं। और अगर हम इन 3 चीजों का पालन करते हैं तो जीरो बजट का खेल है। 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इन 3 बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं। मैं सबसे यही विनम्र हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा
आप इन 3 चीजों का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप इसी तरह से काम करते रहें, आपसे बहुत उम्मीद है पूरे प्रदेश को, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद